नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर 2 से 4 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2 से 4 दिनों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनकी पार्टी की विधायक दल की बैठक कल देर शाम हो चुकी है। बाकी अलग अलग पार्टी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगी और उसके बाद जो चीजें तय होंगी उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं। इस गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले ऐतिहासिक बहुमत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह बहुत जल्द होगा। उनके मुताबिक सरकार की रूपरेखा 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगी। चिराग ने बताया कि उनकी आज देर रात तक बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तय है और 22 नवंबर से पहले सरकार बन जानी चाहिए। बता दें कि इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 19 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं ताकि नई सरकार के गठन का मार्ग साफ हो सके। नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसी तरह एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने भी अपने अपने विधायक दल की बैठक रखी है। इन बैठकों के बाद एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नया नेता चुना जाएगा। सुबह से ही नवनिर्वाचित विधायक नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेता नित्यानंद राय भी उनसे मिले। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह इसी तारीख से पहले होगा। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ समारोह में शामिल हो। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल लगातार बढ़ रही है। बिहार में महागठबंधन की हार के बीच झारखंड में इंडिया गठबंधन को राहत मिली है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 38,000 से अधिक वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। यह सीट पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी और जेएमएम ने उनके बेटे सोमेश को मैदान में उतारा था। बाबूलाल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं, जिन्होंने पिछले साल जेएमएम छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। यह जीत हेमंत सोरेन सरकार के लिए पिछले साल की उथल-पुथल के बाद पहला बड़ा चुनावी टेस्ट मानी जा रही है। घाटशिला आदिवासी बहुल सीट है, जहां जेएमएम ने अपनी पकड़ मजबूत साबित की। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कई रैलियां करके माइया सम्मान योजना और महिलाओं की पेंशन योजना को प्रमुखता से प्रचारित किया। जेएमएम ने इसे चंपाई सोरेन के विश्वासघात का जवाब बताया, जबकि भाजपा ने स्वीकार किया कि उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इस जीत ने इंडिया गठबंधन को मनोबल बढ़ाने का मौका दिया है। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने के फैसले और लालू परिवार और आरजेडी पर लगाए गए आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरजेडी की अराजकता बाहर जो दिखती थी अब घर के अंदर भी दिख रही है। इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेटकर नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते हैं। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि पहले भाई अब बहन, ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगी। बता दें कि इस मामले में लालू परिवार की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि यह पारिवारिक मामला है और इस पर परिवार के लोग ही जवाब देंगे। बिहार की राजनीति इन दिनों चुनावी नतीजों के साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में बढ़ते तनाव को लेकर भी चर्चा में है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें गंदी गालियां दी गई और उनके पिता को दी गई किडनी को गंदी किडनी कहकर अपमानित किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर टिकट के बदले करोड़ों रुपए लेने का झूठा आरोप लगाया गया। अपने पोस्ट में रोहिणी ने दर्द जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए परिवार और बच्चों की परवाह किए बिना किडनी दी, लेकिन बदले में उन्हें अपमान मिला। उन्होंने शादीशुदा महिलाओं को सलाह दी कि वे ऐसी गलती ना करें और अपने माता पिता को बचाने की जिम्मेदारी अपने भाइयों पर छोड़ दें। यह पहला मौका नहीं है जब रोहिणी ने नाराजगी जताई है। शनिवार को उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था।
उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी हार पर सवाल पूछने पर उन्हें एयरपोर्ट पर चप्पल से मारने की धमकी दी गई। रविवार को उन्होंने फिर लिखा कि गाली गलौज के कारण वह अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर जाने को मजबूर हो गई हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक और पोस्ट कर लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रोहिणी आचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, ने शनिवार को कहा कि वह राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि संजय यादव और रमीश नेमत ने उन पर ऐसा करने का दबाव बनाया, इसीलिए वह पूरा दोष अपने ऊपर ले रही हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह स्थिति बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पूरे परिवार को तोड़ दे, यह सही नहीं है। जायसवाल ने याद दिलाया कि रोहिणी ने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई थी और अब उसी बेटी को इस तरह परेशान होते देखना दुखद है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से अपील की कि वे अपने परिवार को बाहरी लोगों के दखल से बचाएं। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के एक लेख पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा हमला किया है। पूनावाला का आरोप है कि चिदम्बरम विपक्ष की हार का जिम्मा राहुल गांधी पर डालने की बजाय बिहार के मतदाताओं पर डाल रहे हैं। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम, मतदाता सूची या आप जनता को दोष देती है, लेकिन राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाती। उन्होंने इसे बिहार का अपमान बताया। साथ ही टीएमसी नेताओं के बयानों का हवाला देकर कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी राहुल गांधी के नेतृत्व से नाखुश हैं। दरअसल अपने लेख में चिदम्बरम ने बिहार के नतीजों पर हैरानी जताई और कहा कि गरीबी व बेरोजगारी के बावजूद लोगों ने ऐसा मतदान क्यों किया, इसका जवाब नहीं मिलता। उन्होंने बिहार के लोगों से चंपारण युग की भावना याद करने और मजबूत विपक्ष चुनने की जिम्मेदारी निभाने की बात कही। इस पूरे विवाद ने चुनाव के बाद भी बिहार की राजनीति में गर्मी बनाए रखी है। उत्तर प्रदेश के दादरी के बिसाहड़ा गांव में करीब 10 साल पहले गोमांस की अफवाह के कारण अखलाक अहमद की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की अर्जी दी है। गौतम बुद्ध नगर के अपर जिला सरकारी अधिवक्ता भाग सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उन्हें इस संबंध में पिछले महीने यानी अक्टूबर में पत्र मिला था और उन्होंने केस वापसी के लिए आवेदन दाखिल कर दिया है। यह मामला एडीजे सौरभ द्विवेदी की अदालत में है, जिसकी सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। बिसाहड़ा गांव में गौमांस खाने की अफवाह पर अखलाक को भीड़ ने पीट कर मार डाला था, जबकि इस दौरान उनके भाई दानिश घायल हो गए थे। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता पवन वर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने विश्व बैंक की एक अन्य परियोजना के लिए मिले 21,000 करोड़ रुपए में से पैसा निकालकर चुनाव से ठीक पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। वर्मा के अनुसार चुनाव आचार संहिता लागू होने से सिर्फ 1 घंटा पहले 14,000 करोड़ रुपए निकालकर यह अमाउंट बांटा गया। उन्होंने कहा कि अगर यह जानकारी गलत साबित होती है तो वह क्षमा मांगेंगे, लेकिन अगर सच है तो यह बड़ा नैतिक सवाल है। पवन वर्मा ने दावा किया कि राज्य का सार्वजनिक ऋण अब 4.06 लाख करोड़ है और प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ता है, जिससे खजाना खाली हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुल 4 करोड़ महिलाओं में से अभी तक 2.5 करोड़ महिलाओं को पैसा नहीं मिला और अफवाहें हैं कि एनडीए नहीं जीतता तो बाकी अमाउंट भी नहीं आता। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज ने वादे किए, लेकिन दूसरी पार्टी ने सीधा पैसा देकर चुनावी हवा बदल दी। वर्मा ने शराबबंदी पर उठे सवालों को भी खारिज किया और कहा कि शराब ऊंचे दामों पर हर जगह उपलब्ध है, जिससे महिलाओं पर ही बोझ बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। लेकिन इस चुनाव पर सबसे बड़ा असर छोटे दलों ने डाला है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने कई जगह वोट काटकर नतीजों का गणित बदल दिया।
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एनडीए का 90% स्ट्राइक रेट अविश्वसनीय है और पार्टी आंकड़ों की समीक्षा कर रही है। जनसुराज ने भले ही एक सीट ना जीती हो, लेकिन 3.4% वोट पाकर 33 सीटों पर जीत का अंतर प्रभावित किया। बीएसपी ने 181 सीटों पर लड़कर एक सीट जीती और 20 क्षेत्रों में उसके वोट जीत के अंतर से अधिक रहे, जिनमें 18 पर एनडीए जीता। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती और 9 सीटों पर उसके वोट निर्णायक साबित हुए। कुल 63 सीटों पर जनसुराज, बीएसपी और एआईएमआईएम ने चुनावी परिणामों को प्रभावित किया, जिनमें 44 सीटों पर एनडीए को फायदा मिला। त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्षी वोट बिखर गए, जिससे एनडीए ने मजबूत बढ़त बनाई। चुनाव ने साफ दिखाया कि छोटे दल अब बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.